नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दरअसल बिहार में सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं और बिहार भी जिस मुद्दे को लेकर पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहता है, वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी, युवाओं को रोज़गार चाहिए और रोज़गार का जो मसला है ये अ, आर्थिक उन्नति से भी जुड़ा हुआ मसला है। अगर बिहार के लोगों को हम बिहार में रोज़गार देंगे तो वो बाहर क्यों जाएँगे? बाहर अगर जाएँगे भी तो उनकी संख्या घटेगी अगर हम मुकम्मल रोज़गार देने में कामयाब रहे। और अगर हम शिक्षक बनाते हैं बिहार के युवाओं को तो फिर उसमें ये होगा कि न केवल उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक प्रतिष्ठित नौकरी मिलेगी, बल्कि उनके बारे में ये भी कहा जाएगा कि बिहार का भविष्य भी अच्छा हो सकेगा इसके ज़रिए। तो एक बड़ा फैसला नियुक्ति नियमावली को जब मंजूरी नीतीश कैबिनेट ने दी तो एक बड़ा फैसला लिया गया। उसके बाद अब उस फैसले का विरोध हो रहा है अलग-अलग जगहों पर। कुछ छात्र संगठनों ने विरोध किया, कुछ एसटीईटी पास जो अभ्यर्थी हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था, उन लोगों ने विरोध किया कि हमारा जो नोटिफिकेशन था एग्जाम में वो ये कहता था कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है। दूसरा ये है कि अगर यही करना था तो हम लगातार 3-4 साल से जो नियुक्ति की यहाँ पर बाट जोह रहे थे तो उसका क्या मतलब था, ये सब बातें कही जा रही हैं। कल यानी कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बात कही, उन्होंने 2-3 बातें कही इसको लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों ने ऐतिहासिक फैसला किया क्योंकि हम लोग अब सीधे नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे परीक्षा लेकर। और तकरीबन उन्होंने 3 तो नहीं कहा लेकिन उन्होंने कहा कि 2 लाख से बहुत ज्यादा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 2.5 लाख या पौने 3 लाख के करीब जिस तरीके से उन्होंने जोर दिया, आंकड़े तो नहीं बताए। उन्होंने कहा कि 2 लाख से बहुत ज्यादा, तो 2 लाख से बहुत ज्यादा का 2.5 लाख भी बोल सकते थे। तो हम लोग मानते हैं कि 2,60,000 70,000 इतनी नौकरियों की बात वो कर रहे थे। इसके बाद वो एक आश्वासन ये देते हैं नीतीश कुमार की जो पहले से लोग पढ़ा रहे हैं उनको भी रखा जाएगा, उनके पैसे जो हैं वो मिलते रहेंगे और उसके पैसे जो है और बढ़ाएंगे। ये भी नीतीश कुमार ने अपनी बात में कहा है। अब जो विरोध हो रहा है वो दूसरे स्तर पर है कि हम अगर 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं बिहार के स्कूलों में, उसके बाद आप हमें कहेंगे कि एक परीक्षा दीजिए, उसके बाद आयोग की परीक्षा दे करके हम फिर मास्टर बनेंगे, तो ये भेदभाव होगा। दो एक ही स्कूल में 4 कैटेगरी के शिक्षक काम करेंगे। दूसरी तरफ जो जो एसटीटी पास अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हम तो परीक्षा पास कर चुके हैं और जो बाकी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब 10 साल से डायरेक्ट बहाली आप कर रहे थे तो हमारी जब बारी आई तो आपने बंद कर दिया, ऐसा क्यों है? ये तमाम विषय हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि यह ऐतिहासिक फैसला है, एक बड़ा वर्ग है छात्रों का जो इस फैसले के साथ है, वो भी उनका भी यही कहना है और हम भी कहते हैं कि अगर आप परीक्षा लेके फेयर तरीके से अगर सरकारी नौकरी दे रहे हैं शिक्षकों की और वो स्कूल में जा रहे हैं तो इससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता। लेकिन हर फैसले के बारे में ये होता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर फैसले के बारे में उसकी टाइमिंग होती है, बाकी चीजें होती हैं। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है। अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। मनीष पांडे है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं। विनीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। धीरज जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग अक्सर चर्चा करते रहे हैं, आप भी अपनी बात यहाँ पर उठाते रहें। दिलीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। राहुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीटी के छात्र हैं, छात्र नेता हैं। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब तो तमाम हमारे साथ पैनल मौजूद है, इन सबसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम छात्रों का रुख जानना चाहते हैं कि क्या रुख है। दिलीप जी सबसे पहले आप कि ये तो अच्छा फैसला हुआ ना कि अगर सरकार ये कह रही है कि हम एक आयोग के जरिए परीक्षा लेंगे और 2 ढाई 3 लाख नौकरी देंगे, उस परीक्षा में वही बैठ पाएंगे जिनके पास टीटी बीटी टीएसटीटी की डिग्री होगी या जो पास कर चुके होंगे। तो इसमें अब किस बात का विरोध हो रहा है सरकार का? विरोध का कारण यही कि सरकार ने समय पे फैसला नहीं लिया है। अगर यही फैसला सरकार ने एसटीईटी परीक्षा आयोजित कराने से पहले लिया होता, जिस समय एसटीईटी परीक्षा हुई उस समय कहा गया कि जो भी एसटीईटी पास करेंगे सबको डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। और ये विजय कुमार चौधरी जी जो उस समय शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था। फिर जब रिजल्ट आया तो उन्होंने 2 बार रिजल्ट आया उसका, जो कुछ कुछ सब्जेक्ट का, उसमें उन्होंने कहा कि नॉट मेरिट और नॉट इन मेरिट का खेल खेल दिया विजय कुमार चौधरी जी ने। फिर कहा कि ये तो पात्रता परीक्षा है, इससे डायरेक्ट नौकरी नहीं मिल सकती है। तो 2.5 साल 3 साल से एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को सरकार ने लटका के रखा, गुमराह करके रखा। बाकी जो नियमावली है
नियमावली का हम लोग विरोध नहीं कर रहे। जो चीज सरकार ने आज किया है उसकी मांग हम 4-5 साल पहले से करते आ रहे हैं कि बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हो, नियोजन प्रक्रिया खत्म हो, नियोजन इकाई खत्म हो, सेंट्रलाइज वैकेंसी हो, राज्यकर्मी का दर्जा मिले, शिक्षकों को सम्मान मिले। अगर मेरा तो व्यक्तिगत राय ये है कि अगर सबसे ज्यादा किसी को मिलना चाहिए वेतन सबसे ज्यादा किसी को मिलना चाहिए तो शिक्षकों को मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है बच्चों के भविष्य निर्माता होते हैं, राष्ट्र निर्माता होते हैं। आज बिहार में हकीकत है कि शिक्षकों को कोई सम्मान नहीं है। आज ये कहा जाता है कि जिससे कुछ नहीं हो रहा है वो शिक्षक बन जाता है। तो जब तक इस चीज को दूर नहीं किया जाएगा, आज कितने शिक्षक, कितने नेता, कितने मंत्री, कितने अधिकारी हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, जरा बता दे तो हमें। नहीं मिलेगा आपको, शायद ही कोई मिल जाए जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? 2006 में जो नीतीश कुमार जी ने शिक्षक नियमावली लाया उसका दुष्परिणाम है, जो उन्होंने मुखिया को दे दिया कि आप बहाली कर लीजिए, जिनको नाम नहीं लिखने आता है वो बहाल हो गए। दिलीप जी, मेरी बात सुनिए दिलीप जी, अगर कोई अपनी गलती सुधारना चाहता हो तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय सही होना चाहिए था ना। सरकार को मेरा कहना 4 लाख शिक्षक पहले से बहाल है जो नियोजित शिक्षक है, तो आप क्या इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? इतनी हिम्मत है सरकार में कि 4 लाख शिक्षक को आप बाहर कर दीजिएगा? जो फेल कर जाएंगे उसको बाहर कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति चल रही है। आपको ये बीच का रास्ता ये निकालना चाहिए था। अनौपचारिक शिक्षा पहले हुआ करता था, जब उसको खत्म कर दिया गया तो उसमें जितने लोग बहाल हुए थे उनको दूसरे डिपार्टमेंट में समायोजन किया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कभी भी समझौता नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि बीच का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। अगर सरकार की मंशा है कि परीक्षा लेना है तो जो लोग उससे पास होते हैं उनको आप दीजिए वेतन, पूरा वेतन दीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और सम्मान वेतन दीजिए। और जो लोग पास नहीं करते हैं उनको भी आप सम्मान वेतन दीजिए, लेकिन उनको शैक्षणिक कार्य से अलग कर दीजिए। जैसे आप जनगणना करवा रहे हैं, चुनाव में भेजते हैं, कोई और काम करवाते हैं, मिड डे मील है, उसमें आप लगाइए ना। उसमें जो शिक्षक पास करेंगे उनको पढ़ाई में दीजिए मौका कि पढ़ाएंगे वो, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आखिर कभी ना कभी तो इस व्यवस्था का अंत होना ही चाहिए था। ठीक है, अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आप लोगों की क्या मांगे हैं इसमें? क्या आपको लूप होल, क्या कमियां नजर आती हैं? देखिए, लूप होल्स तो इसमें मुख्य तौर पे जो है कि जो बहाली की प्रक्रिया बताई गई है और जो नियोजित शिक्षकों के समायोजन का जो प्रक्रिया है, जो विधि बताया गया है, उसको लेकर आपत्ति है। शिक्षकों की वर्षों से मांग रही थी कि हमें नियोजन इकाइयों के बंधन से मुक्त किया जाए। ये अपने आप में बहुत अपमानजनक लगता था कि हम शिक्षक होकर के अपनी छुट्टी का आवेदन एक ऐसे मुखिया से स्वीकृत कराते थे जिसे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं आता था। यहाँ तक कि हमारे जो बहाली का, नियोजन का जो पत्र होता था उसमें ऐसे लोग हस्ताक्षर करते थे जो वस्तुतः कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये बहुत अपमानजनक था हमारे लिए कि आप लोकतंत्र में रहते हैं। जनता जिसको चुन देती है ना, फिर वो मतलब नहीं है कि पढ़ा लिखा है कि नहीं। जनमत, देखिए लोकतंत्र में ये, हम इस पे चर्चा ना करें, व्यवस्था पे चर्चा आप लोकतंत्र में नहीं कर सकते। हाँ बोलिए अमित जी। जी, तो पंचायती संस्थाओं से हम बार बार डिमांड करते थे कि हमें बाहर निकाला जाए। पूर्व में जिस तरीके से जिला कैडर होता था शिक्षकों का, जिला संवर्ग होता था, अंतर जिला स्थानांतरण होता था, राज्यकर्मी का दर्जा होता था, वो दिया जाए। तो हमारी लगातार ये मांग रही थी सरकार से। आज अच्छी बात है, खुशी की बात है कि सरकार ने अपनी गलतियों को स्वीकारा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन जैसा दिलीप भाई ने कहा कि गलतियां एक्सेप्ट करने और उसको सुधारने का एक समय होता है। आपने देखा होगा कि आप लोग जानते होंगे 2019 में एसटीईटी की परीक्षा हुई, उसमें जो लोग थे सीट के अनुसार रिजल्ट दिया गया, पास होकर के 3 साल से बैठे हुए हैं। अब उनको कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी बहाली नहीं होगी, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपको फिर से एक नई परीक्षा देनी पड़ेगी जो बीपीएससी कंडक्ट करे। जबकि वो ज्वाइनिंग ये तो अपने आप में असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ऐसा नहीं हो सकता। आप नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में नियुक्ति की शर्तों में बदलाव नहीं कर सकते हैं, प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते हैं। सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए कि 2019 में बहाली की आपने विज्ञापन निकाला और 2023 में जाकर के आप नियम बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसी बात का विरोध है। और शिक्षकों को जो समायोजन की प्रक्रिया है उसमें हमारा स्पष्ट करना है। जी सर, मैं एक लास्ट पॉइंट क्लियर करता हूं कि शिक्षकों के समायोजन की जो बात हो रही है, वो कहा जा रहा है कि नई बहाली में वो शामिल होकर समायोजित हो। ये बताइए कितना इलॉजिकल है। प्रारंभिक विद्यालयों में 40,000 सीट अभी बचे हुए हैं और पहले से 3.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं
और 2 लाख के ऊपर अनियोजित हैं जो अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। तो आप ये 5,500 जो पहले से 5.5 लाख, जिसमें 3.5 पहले से शिक्षक हैं और 2 लाख जो शिक्षक बनने के आंदोलन कर रहे हैं, सबको एक कॉमन परीक्षा में बैठा देना चाहते हैं। कहाँ से ये उचित है? और अगर जो पहले से बहाल शिक्षक हैं वो उस कैडर में चले जाएंगे तो जो हमारे अभ्यर्थी भाई आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या होगा? सरकार को इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। मैं दोबारा अमित जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। बाकी लोग हैं, जरा उनका भी पक्ष जो है यहाँ पर सुन लिया जाए। चंद्र प्रकाश जी भी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मनीष का रुख करेंगे। मनीष पांडे, आपने सबको सुन लिया। ये तो अच्छी बात है ना कि अगर सरकारी नौकरी दी जाए, तो आपने दोनों को सुना, उसके पक्ष में जो सरकार की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं और विपक्ष में, क्या कोई बीच का रास्ता नजर आता है आपको मनीष? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने जो नियमावली के मामले में जो फैसला किया है, मुझे लगता है कि अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछा जाए तो मैं उसका समर्थन करूंगा। यूपीएससी के तहत निश्चित रूप से एक गुणवत्तापूर्ण एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि मैं जब आज एक अखबार पढ़ रहा था तो जिस प्रकार से कल के कार्यक्रम में आपने मुख्यमंत्री जी के बयान की चर्चा की, तो उसमें मैं यह पढ़ रहा था कि सीएम ने यह भी कहा कि जो भी मेरे साथ गठबंधन में रहा, मेरी योजना को ही माना है। भाई, नियमावली आपने जो 2006 में लाया, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा राजेश जी, मैं बिल्कुल व्यवहारिक नहीं, आज तो करेंगे ना, बिल्कुल करिए। नहीं, मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात कह रहा हूँ। 2006 में जो आपने नियमावली लाया, किसने लाया? सरकार ने लाया ना। आपने उसको जो मूर्त रूप दिया, उसके आधार पर आपने जो नियोजन इकाई बनाई, उसको आपने जो एक संवैधानिक रूप दिया और फिर आपने नियोजित किया। एक बात है, सरकार आप सोए रहे किसी व्यवस्था को लेके और जागे तो कहे क्या कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे। एक बात बताइए, जिस भाई ने अपनी बहन का हाथ उस शिक्षक के 10 साल पहले उस शिक्षक के हाथों में थमाया होगा यह सोच के कि यह शिक्षक है, आज आप उसको लाकर खड़ा कर दिए। 2 बच्चे भी हो गए इस बीच में। आज आप उसको कह रहे हैं कि तुम ये टेस्ट दोगे तब तुमको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। मेरे कहने का मतलब नीति तो सरकार बनाती है ना, किसी की भी सरकार हो राज्य। नीतियां तो कोई व्यक्ति नहीं बनाता ना। पॉलिसी मेकर कौन होता है? सरकार होती है। और वो भी वही सरकार तब भी 2006 में भी यही थे और आज भी यही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपने कल दिन जो नीतियां बनाई थी वो ठीक नहीं थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हित में नहीं थी, तो अब आप आगे की जो शुरुआत करेंगे, 7वें चरण के बाद की जो शुरुआत आपको करनी है, आप वहां से करें। एक बात बताइए, किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर, अरुण जी यहाँ बैठे हैं, पूरा पैनलिस्ट बैठा है, किसी भी अच्छे डॉक्टर से वो अगर 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और आप उसको फिर कहिए कि मेडिकल के एंट्रेंस में आप बैठिए, किसी को भी आप कहिए, किसी भी क्वालिफाइड को, एक इंजीनियर को, टॉप का इंजीनियर, उसको कहिए कि फिर से आप एंट्रेंस में बैठिए। की एक उम्र होती है और काम करने की भी एक उम्र होती है। सही बात, एक उम्र होती है ना। तो ये कहीं से आप बताइए, जो लोग 15 साल से 16 साल से जो शिक्षक नियोजित है, काम कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं आकर्षक सैलरी देंगे, आपको बीपीएससी आना पड़ेगा, उस लेवल पे आना पड़ेगा। ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है, एक चीज। और दूसरी बात, जो इसका राजनीतिक पक्ष है राजेश जी, मैं उसको और जाना चाहूंगा। सरकार की बिल्कुल मंशा ही नहीं है। मंशा अगर होती तो इसका इशारा सरकार 8 महीना पहले दे देती, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। और आज तो सीपीआई एमएल के एक एमएलए ने बयान जारी करके कहा है कि यह जो नियमावली है यह हम लोगों से, जबकि कल नीतीश जी ने कहा है कि 7 दलों ने मिलकर हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। और आज सीपीआई एमएल के विधायक ने कहा कि बिल्कुल हम लोग की जानकारी में नहीं, और ना ही उसने तो बहुत बड़ी बात कह दी राजेश जी, उसने कही कि शिक्षा मंत्री की भी जानकारी में नहीं और शिक्षा विभाग के जानकारी में नहीं। अब क्या है मामला नहीं है, वो यहाँ पर राहुल शर्मा जी जदयू के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बताएंगे। नहीं, वो मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। मनीष जी, एक बात जो कल सीएम ने कहा, कल जो एक बात उन्होंने कहा, जो पुराने शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो अपनी जगह पर पढ़ाते रहेंगे और उनकी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे, ये भी मुख्यमंत्री ने कल ही कहा है। तो खतरा तो नहीं है ना, जो जिनके बारे में आप कह रहे थे कि बहन की शादी की, तो वो तो बने रहेंगे शिक्षक, उनकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, ये तो कल ही कहा मुख्यमंत्री ने। भाई आप हमको एक बात बताइए, ये उन्होंने कहा, नियमावली में ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपने मन से दिल्ली से घूम के आए हैं तो बोल दिए हैं। जो नियमावली पर अब तक हम लोगों ने जो चर्चा की है उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें बात यही था एक तरफ से
अब ये नया बात वो जोड़े हैं कि हम उनका वेतन बढ़ाएंगे, नहीं तो अभी तक यही बात थी कि जितने भी शिक्षक है सारे शिक्षक जो बीपीएससी से पास करके आएंगे वो राज्यकर्मी कहाएंगे और उनको आकर्षक वेतन मिलेगी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पूरा पैनल यहाँ पर दिलीप जी है, ठीक है, सारा पैनल मेरी बातों को काटे अगर मैं गलत कर रहा हूं। देखिए आप राजनीतिक बयानबाजी, मुख्यमंत्री है, कम से कम राजनीतिक बयानबाजी तो आप मत कीजिए। जो व्यवहारिक आपने एक बार जो कह दिया नियमावली में जो तय हो गया, आप उस बातों को दोहराए ना, फिर परसों आप जाएंगे किसी सभा में कोई तीसरी बात कह देंगे कि नहीं हमने तो ऐसे कहा था। ऐसे सरकारें नहीं चलती, विभाग ऐसे नहीं चलता है, पार्टियां चल सकती। देखिए 500 से ज्यादा लोग हम लोग को इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बड़ा गंभीर डिबेट है। राहुल जी, सबको सुन लिया आपने। देखिए बहुत अच्छी बात है राहुल जी कि सब कह रहे हैं, मैंने भी कहा, दिलीप जी ने भी कहा, अमित जी ने भी कहा और मनीष पांडे ने भी कह दिया जो आपके धुर विरोधी हैं कि ये ठीक है, लेकिन हर फैसले की टाइमिंग होती है। जो अभ्यर्थी, जो विद्यार्थी डायरेक्ट बहाली की बात पिछले 4 साल से जो हो रहा है 2019 से, अब उनको कह रहे हैं कि एग्जाम देना पड़ेगा। राहुल जी देखिए राजेश जी, पहले तो यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सारे लोगों को हमारा नमस्कार। जो बातें हमारे अमित जी ने कही, दिलीप जी ने कही और साथ में मनीष जी भी कह रहे थे, तो इसमें देखिए कुछ कंफ्यूजन है, मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। शायद आप लोगों ने जो गजट आया बिहार सरकार का, जो गजट आया उस गजट को आपने देखा होगा, उसमें बिल्कुल लास्ट में सातवें इसमें दिया हुआ है कैसे नियुक्ति की प्रक्रिया रहेगी, और 8वें में अलग से सरकार ने ये किया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए अलग से सरकार टाइम टू टाइम रूल्स बनाएगी। 8वां उसमें है जो गजट है उसमें, ये एक पहलू है। जो कह रहे थे पांडे जी की नीतीश कुमार ने राजनीतिक बयानबाजी, नहीं मैंने पढ़ा है, उसमें एज के बारे में भी लिखा गया है कि उम्र के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, हर चीज के बारे में। अकल नीतीश कुमार जी ने किस उम्र के बारे में सब डिसाइड है, नियमावली में स्पष्ट है। भले आप लोग जी नहीं सर, अरुण जी हाँ मैं ये कह रहा हूँ अरुण जी, उसमें ये था नोटिफिकेशन में कि जो जब परीक्षा होगी तो जो ऑलरेडी शिक्षक हैं उनकी उम्र के क्या होगी, ये परीक्षा उसके लेते समय आयोग डिसाइड करेगा, ये लिखा हुआ है। नहीं अब कह लीजिए राहुल जी, पहली बात कह रहे हैं, फिर जब आप हमें अवसर देंगे तो पूरी बात पूरी करिए। पूरी करिए। उसमें सर अलग से लिखा हुआ है जो लोग पहले से हमारे शिक्षक हैं दोनों स्तर पर, पंचायत स्तर पे भी हैं और नगर निकाय स्तर पे भी हैं, उसको अलग से सर ये चिन्हित किया हुआ है। 8वां सर लास्ट पॉइंट है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि विभाग उसको अलग अलग समय में और उसको चिन्हित करता रहेगा। पहला चीज ये है। दूसरी बात जो मुख्यमंत्री ने कल कही है, मैं उस पर इसलिए आना चाह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जो नियोजित शिक्षक हमारे साथ हैं, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख है, 4 लाख से कुछ ज्यादा है, उनके साथ जो जैसे काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे और उनका वेतन जैसे बढ़ते रहा है उस पर को भी वो काम करते रहेंगे और उसको बढ़ाते भी रहेंगे। तो नियोजित शिक्षकों का जो स्थिति है वो जो यथा स्थिति बनी रहेगी, कंफ्यूजन की स्थिति उसमें बनेगी नहीं। दूसरा उन्होंने एक साफ उल्लेख किया जिसको अभी दिलीप जी भी कह रहे थे और अमित जी भी कह रहे थे कि लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा पास की है। पहले तो मैं ये बता दूं कि 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी आएगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था, और प्लस साथ में अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बना उसमें साफ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो पैरा 5 है उसके सब पैरा में अलग अलग सब पैरा, मुझे लगता है कि पैरा 4 या 5 में ये सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि टीईटी पास जो है उनकी ही नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। और साथ ही उन्होंने फिर से आगे उसको बनाया कि प्राइवेट स्कूल्स में भी टीईटी पास अभ्यर्थियों को ही जगह मिलेगा। और इसमें उन्होंने तो नियोजित भी तो आपने उन्हीं को किया था राहुल जी। मैं बात कर रहा हूं सर ये 20 के बाद की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 में आया, क्योंकि अब ये पूरे देश में सब पर लागू है, हर राज्य पे लागू है, और ये जब पूरे राज्य में लागू है तो हमारे यहाँ भी लागू है, क्योंकि जो व्यवस्था है, जो संविधान में व्यवस्था बनाई है उस हिसाब से हम लोग को चलना है। तो इसी हिसाब से ये नया जो हम लोग का पॉलिसी बना है, तो इन चीजों को ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाई गई है। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमारी सरकार ने साफ स्पष्ट किया है, जो नियोजित शिक्षक हमारे साथ जिस ढंग से काम कर रहे हैं वो उसी ढंग से काम करते रहेंगे, उनके काम में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक अब बचा हाँ हेलो
हाँ ठीक है, बोल लीजिए। हाँ, अब बचा अलग से मनीष जी कह रहे थे, तो भारत सरकार ने 17-18 में जो अलग अलग स्कीम चलता था, सर्व शिक्षा अभियान चलता था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलता था और शिक्षक शिक्षा अभियान था, जिसमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार पैसे देती थी। अब इसको इन्होंने एक समग्र शिक्षा में एक ही जगह ज्वाइंट कर दिया। अब इसमें इन लोग को जो बिहार सरकार को पैसे देने थे उस समय के हिसाब से लगभग 7,000 करोड़, तो वो उन्होंने दिया नहीं, उसमें वो उन्होंने मात्र 3,000 करोड़ दिया, 3600 करोड़ के आसपास राशि दी। जरूरत यहाँ 12,000 करोड़ की है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे एक भी शिक्षक, जहां तक मंशा का सवाल है, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार की मंशा पर मैं बात कर रहा हूं। सरकार की राहुल जी, मैं दोबारा आता हूं। किसी भी परिस्थिति में हम लोग अपने शिक्षकों को वेतन देते रहेंगे, चाहे वो कहीं से देना पड़े। ठीक है अरुण जी, अभी देखिए 2 लोग बोलने के लिए हैं, विनीत जी भी हैं, चंद्र प्रकाश जी भी हैं, धीरज जी भी हैं। विनीत जी से भी सुन लीजिए, दल के आधार पर राजेश जी सुन रहे हैं, जरा विनीत जी की भी राय जान लीजिए। ठीक है, तो मैं 2 लोगों को सुन के तब आता हूं। शिक्षक भी हैं, दल को भी अच्छा, जरा उनकी राय भी जान लीजिए। आप जो है नहीं आप बोलना चाह रहे थे इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है विनीत जी, हमने कुछ उसमें 2-3 बातें, ठीक है 2-3 बातें विनीत जी निकल के सामने आ रही हैं। एक तो जो बहाली की बाट जोह रहे थे वो फिर से परीक्षा देंगे। दूसरा तर्क ये भी है कि अगर नियोजित शब्द खत्म हो रहा है, परमानेंट टीचर आ रहे हैं सरकारी नौकरी वाले आयोग की परीक्षा पास करके, तो इसमें दिक्कत क्या है? राजेश भाई, पहले तो थैंक यू अरुण सर को, क्योंकि अरुण सर जब बोलते हैं तो फिर बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो आपने मौका दिया तो शायद मैं कुछ बोल पाऊं, क्योंकि सर पूरा समराइज कर देते हैं। सर कुछ बातें मैं बताऊंगा। इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं तो लॉर्ड मैकॉले का नाम सुना था कि उन्होंने पूरे देश का शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे नीतीश कुमार का नाम समझ में आता है। क्यों हालात ऐसे बने हुए हैं कि बिहार जो है साक्षरता में, लिटरेसी रेट में सबसे कम है, 61% पे है, जबकि देश का औसत एवरेज जो है 77% है। यहाँ पे सुनियोजित तरीके से शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। अभी उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि नियोजित शिक्षकों का टाइम पे सैलरी बनेगा। बस एक सवाल बाद में उत्तर दीजिएगा, पहले हमको बोल लेने दीजिए, क्या वो राजकर्मी कहलाएंगे? अगर कहलाएंगे तो बताइएगा हमको। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि नहीं, वो तो नहीं कहलाएंगे जब तक परीक्षा पास नहीं करेंगे। इसमें तो वही बात है ना, जवाब लेना। हाँ। नहीं, हम जानना चाहते थे तो बताइए कि कॉमन सेंस, एक आम आदमी भाई कोई भी चाहेगा कि हम कमीशन के थ्रू जाएं, ताकि उसमें जो सुविधाएं हैं, जो आपके जो फायदे जो हैं, वो किसी भी नियोजित शिक्षक से बेहतर मिलेगी। नीतीश कुमार जी समय पहचानते हैं, लेकिन इस बार समय पे जो चाल चले हैं उनके गले का फांस बन गया है। उन्होंने सोचा था कि चल दीजिए, चलने के बाद साल 24 और 25 निकल जाएगा, इनको झुंझुना थमा दिया जाएगा। पहले भी हमने बात कहा था, लेकिन ये जो भाई जो लोग हैं, अभ्यर्थी लोग हैं, वो बिल्कुल अड़े हुए हैं और अड़े होना भी चाहिए। मैं विपक्ष में रहने के नाते मैं ये बात कहूंगा, मैं मनीष पांडे भाई की तरह बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल शुद्ध रूप से राजनीतिक बात करूंगा कि मुझे जो है नीतीश कुमार के इस नियमावली पे शुरू से ही शक था। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि शिक्षकों की बहाली होगा। सुशील मोदी ने कहा कि भाई उनके पास बजट में पैसा कहां आवंटन किया गया है, कहां से पैसा दीजिएगा आप इनको? तो जब आपके पास जब बजट है ही नहीं उस चीज के लिए, और आप बहाली कैसे कर सकते हैं? नहीं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आपकी बहाली करेगी ही नहीं सरकार? मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा, बहुत संजीदगी और गंभीरता से कह रहा हूं कि सरकार इस मामले में बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। ये सड़क पे उतरेंगे, लाठियां इनकी स्वागत करेगी, आप कोर्ट में जाएं, गवर्नर के पास जाएं, स्थिति ज्यों की त्यों बनेगी। तब तक 24 और 25 निकल चुका होगा। तो नीतीश कुमार जी ऐसे शख्स हैं, आप देख लीजिए। मैं ये बात थोड़ा सा विषयांतर हो जाऊंगा, लेकिन मोतिहारी में 22 लोग मर गए हैं और नीतीश कुमार जी अभी भी फूलमाला फेंकवा रहे हैं कि हम जो है एकजुट करके आ रहे हैं। उधर नहीं जाएंगे। इनको लेके भी ना ये बिल्कुल नहीं, उस पर उनका बयान आ गया है कि प्रशासन एक्टिव है, बयान आ गया है। अरे सर, अब कह तो रहे हैं, जदयू के एमएलसी कोशी क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं भाई सरकार को इसमें बदलना पड़ेगा। इनके ही नुमाइंदे इनके विरोध में खड़े हैं, तो इन विद्यार्थियों, इन अभ्यर्थियों का क्या दोष है? तो राजेश भाई फिर से कहूंगा, नीतीश कुमार जी बिल्कुल गंभीर नहीं है इस मसले को लेके, ये खिंचता रहेगा। ठीक है, मैं एक बार अब अरुण जी, चंद्र प्रकाश जी बच गए हैं, जरा उनकी राय ले लूं। उसके बाद फिर आप और धीरज जी हैं। चंद्र प्रकाश जी, बड़ा गंभीर विषय है, तकरीबन 900 लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जो अभी विनीत ने जो कुछ भी कहा है, विनीत साफ कह रहे हैं कि अरे सरकार की मंशा ही नहीं है बहाल करने की, ये टालना चाहती है, इनके पास बजट ही नहीं है, ये कहां से बहाल करें? क्या वाकई में ऐसा है क्या चंद्र प्रकाश जी? देखिए, अब वो विनीत जी को कोई भी राजनीतिक दल का अगर आप बात करिएगा तो जो
जो महागठबंधन में है और जो महागठबंधन के खिलाफ है। तो ये एक नियति बन गई है कि अगर हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष की ही भाषा बोलेंगे। वो हमारे साथ भी लागू हो सकता है और उनके साथ भी लागू हो सकता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दा हम लोगों को भी छोड़ना चाहिए, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि क्या गलत है क्या सही है उस पर बात करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, नियोजन का जहां सवाल है, रोजगार का जहां सवाल है, तो ऐसा थोड़े है कि इसके पहले हम ही नहीं कह रहे कि कौन नीतीश जी के साथ भी तो थे, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं थे। 17 साल के दौरान में कितने वर्षों तक नीतीश जी के साथ ये भी रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि इनको मौका नहीं मिला था नियोजन को, शिक्षक के नियोजन को रेगुलराइज करने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि नियोजित शिक्षकों का मामला, आपको मालूम है, समान काम समान वेतन के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दी देन सरकार, उस समय की सरकार ने इसका खिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट गई सरकार कि नहीं साहब, हमारे पास पैसा नहीं है, हम समान काम के लिए समान वेतन शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को नहीं दे सकते हैं। तो उस समय तो ये लोग तो थे ही शामिल ना। लेकिन आज आप कम से कम ये तो देखिए कि शिक्षा पर इतना कटाक्ष करने वाले लोगों को, शिक्षा व्यवस्था पर बोलने वाले लोगों को कम से कम एप्रिसिएशन करना चाहिए कि सरकार ने शिक्षकों के गुणवत्ता के लिए, उनके बहाली के लिए लोक सेवा आयोग से उनको बहाली करके सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, वेतनमान देना, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी तैयारी अगर सरकार ने प्रारंभ किया है, इसका मतलब ये थोड़े है कि पहले से सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन कोई बेटर अगर हम काम करना शुरू करें तो आप कहिए कि आज क्यों कर रहे हैं, पहले से आप नहीं कर रहे थे। तो हर दिन कोई ना कोई परिवर्तन होता है, हर दिन कोई ना कोई इनोवेशन की बात होती है, हर दिन कोई ना कोई नई बातों पर लोग विचार करते हैं। तो नई बातों पर विचार करना या नया कोई चीज लोगों के सामने लाने का मतलब ये नहीं है कि पहले से जो हम काम कर रहे थे आप उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे, ये सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के बारे में पहले भी हम लोगों ने राय दिया है, अभी जेडीयू के प्रवक्ता राहुल जी भी बोल रहे थे। देखिए, एक बात तो है ही है कि नियोजित शिक्षक हैं, उनकी नौकरी की गारंटी हर हालत में है, कहीं से उनके सेवा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम तो देखा है, बयान भी मुख्यमंत्री का आया है कि उनके वेतन बढ़ाएंगे। आपने भी देखा होगा, वेतन बढ़ाने के बारे में भी उन्होंने कहा, इसलिए कहा कि उनको ये न लगे कि कल जो कमीशन से लोग बहाल हो रहे हैं, अब सरकार उनके लिए कोई अवसर देना चाह रही है तो इनके लिए कोई अवसर बंद होगा, ये नहीं है। ठीक। हम एक बात और जोड़ देना चाहते हैं इसमें कि हम इसके पक्षधर हैं। हम लोग इसको चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को भी आगे आने वाले समय में सरकारी दर्जा इनको भी मिले, समान काम के लिए समान वेतन भी मिले। ये मांग नियोजित शिक्षकों की होनी चाहिए और इनके मांगों पर सरकार को आगे आने वाले समय में विचार करना चाहिए और इस मांग के लिए नियोजित शिक्षकों के समर्थन के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। ठीक है, मनीष जी क्या बोल रहे थे? मैं जाऊंगा, अरुण जी और धीरज जी हैं। मनीष जी क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था, हाँ बोलिए मनीष जी। नियमावली लाया गया था, वो सारा नियमावली गलत था और नीतीश जी के समय में जो कुछ भी हुआ नियोजन नियमावली के संबंध में वो बिल्कुल गलत था। पहले तो चंद्र प्रकाश जी को कह देना चाहिए, क्योंकि आज ये सरकार में है, तब नहीं थे। भाई एक बात बताइए, आप जिस प्रकार से विनीत जी को आपने कहा, तो ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में होता है वही ऐसा कुछ कहता है। भाई सच्चाई क्या है? तो अपने बारे में भी बोल रहे थे वो। नहीं, आप व्यवहारिक सुविधा के हिसाब से बोलते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन आप व्यवहारिक नियम बनाएंगे तो व्यवहारिक बनाएंगे ना। जो एक तरफ तो हम कहते हैं गरीब बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आप जरा सोचिए राजेश जी, आप पूरा पैनल बैठा है कि यूपीएससी से आप एक डेडलाइन दे दीजिए ना कि अब 3 महीने के अंदर हम 3 लाख शिक्षकों की पूरी भर्ती हम कर देंगे। आप डेडलाइन दे दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं रहेगा। हमको लगता है दिलीप जी का भी दे तो दिया, नहीं, इस साल कर देंगे। इस साल क्या होता है?
इस साल क्या होता है, 9 महीना तो ऐसे गुजर गया भाई साहब, 8 महीना तो ऐसे गुजर गया ना। एक चीज, दूसरी चीज क्या है राजेश जी, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये 80,432 जो 7वें चरण के लिए हम लोगों ने, एनडीए की सरकार ने विज्ञप्ति जारी करते करते कहीं ना कहीं सरकार बदल गई और रह गई मामला। देखिए मेरे कहने का मतलब है 40,000, आप कम से कम उसको 7वें चरण में आप उसको तो फुलफिल करके आगे से अपना नियम जो बनाना है वो बनाते रहते ना। लेकिन आपकी मंशा, जैसा कि विनीत जी ने कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि यह नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो सके, इसीलिए आप फिर एक साल होगा, फिर आप कुछ नया नियमावली का बहाना बना के आप उसको टाल देंगे। ये मंशा का, सरकार की मंशा का सवाल उठता है। ठीक है, तो अरुण जी अब आप आखिर में ही बोलिएगा, बस धीरज जी बचे हुए, मैं उनकी भी टिप्पणी ले लूं। ठीक है धीरज जी, ठीक है धीरज जी, क्या रास्ता है बीच का? धीरज जी देखिए बीच का रास्ता तो क्या है कि जो जिनकी डिमांड है, जो अभ्यर्थी हैं, वो सरकार के पास जाएं, सरकार इन लोगों से बातचीत करे और बीच का रास्ता निकाले। रास्ता तो यही है और रास्ता तो कोई नहीं है बीच का। हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है, आप कह रहे थे कि कल जो अभ्यर्थी हैं, जो उनका राज्यकर्मी होंगे और जो नियोजित है उनको भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं कहीं ना कहीं सोच समझकर बहुत कहते हैं, ऐसा नहीं कि वैसा ही बोल देते हैं। और जहां तक नियमावली की बात है, तो मुझे तो लगता है कि ये नियमावली तो बहुत पहले बन जाना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की आज की बात अगर कर रहे हैं, इससे पहले बहुत पहले बन जाना चाहिए और उससे समझौता नहीं होना चाहिए। और एक बात कोई पैनल में एक कह रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, कि सबसे अच्छा वेतन जो है वो टीचर का ही होना चाहिए। उससे अच्छा टीचर ही सब कुछ आपको दिलीप जी ने कही थी, विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, आपका शिक्षा दीक्षा देता है, आपका बिहार के भविष्य का गुरु होता है, और बिहार की कहीं भी, दुनिया के कहीं भी भविष्य का सवाल होता है। और शिक्षक ही हो, हमारे घर में भी कई टीचर हैं, मैंने तो देखा है कि भाई किस तरह से टीचर को सम्मान दिया जाता है और टीचर कितने आगे ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, अपने छात्रों का। तो ये, लेकिन एक कंफ्यूजन मुझे लगता है, पता नहीं अब उसमें क्या है, कंफ्यूजन ये है कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जो राज्यकर्मी होंगे नियोजित शिक्षक, अब उनमें एक कहीं अगर आप प्रैक्टिकल रूप देखिए तो बड़ा फीलिंग आती है, उस जब स्कूल में होता है ना, बहुत फीलिंग होती है कि नियोजित और राज्यकर्मी, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसको कैसे सही तरह से दोनों के बीच तालमेल किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत ये कह देना कि एक ही स्कूल में एक ही टीचर, एक राज्यकर्मी होते हैं और सरकार की सारी सुख सुविधाएं लेती है, और दूसरा नियोजित होते हैं, ये एक बहुत कंफ्यूजन होगा और इसको बहुत दिक्कत होती है। ये प्रैक्टिकल में बात कह रहा हूँ, इससे अब सरकार की नियमावली आई है, सही बात नहीं, लेकिन मुझे सही बात है। ठीक है अरुण जी, अब आप आखिर में आए हैं, आपके पास डाटा भी है, मैं देख रहा हूँ, चलिए अब पूरा समय विस्तार से बोलिए। नहीं, ये मैं देखिए, ये आज पूरी चर्चा जो केंद्रित है और जो उत्पन्न स्थिति है, नई शिक्षक तो वर्ड अब भूल जाएं, अब जो नई नियमावली आई है उसमें शिक्षक वर्ड ही नहीं रहेगा। अब अंग्रेजी में टीचर आप भले करेंगे, हिंदी में अध्यापक कहना होगा। अब शिक्षक वर्ड ही नियमावली में कहीं शिक्षक वर्ड नहीं, अध्यापक वर्ग है। अब अध्यापक वर्ग संवर्ग होगा और उसमें कई कोटि होगी। प्रारंभिक स्कूल जो 1 to 5 है और फिर 8 तक है, मध्य विद्यालय और फिर हाई स्कूल। तो इसमें जो मूल कोटि वाले हैं वो मैंने 2 कैटेगरी हो गई है कि प्राइमरी से मिडिल तक और हाई स्कूल तक, लेकिन सभी अध्यापक कहे जाएंगे। तो एक तो अब शिक्षक की बात ही नहीं करें, लेकिन इस अध्यापक की नियुक्ति संबंधी जो नई नियमावली आई है, सचमुच मेरी नजर में भी कई विसंगतियां। और पहली बात यह है, जो सभी लोग को अच्छा लग रहा है, ये नई नियमावली आई क्यों? सवाल है ये सिर्फ सरकार और समाज के परसेप्शन में कि नीतीश गवर्नमेंट ने जो भी फैसला 2006 से मैं बात कर रहा हूं कि जब भी फैसला लिया ऐतिहासिक फैसला ही था। बृजेश पटेल शिक्षा मंत्री थे, पहली बार आए थे नीतीश कुमार
और वो एक तरह से ऐलान किया था कि गांधी मैदान में हम, जैसे कर्पूरी ठाकुर के जमाने में एक बार एक मुश्त इंजीनियर की नियुक्ति मैंने की थी, हम शिक्षक की भी नियुक्ति करेंगे। आपको याद होगा उस समय विद्यालयों की क्या स्थिति थी, विद्यालय भवनों की क्या स्थिति थी और शिक्षक की भारी कमी थी। उस शॉर्टकट के लिए एक हुआ कि डीजे लाओ नौकरी पाओ के आधार पर करेंगे, वो भी एक ऐतिहासिक फैसला था। बाद में उससे बात पूरी नहीं हुई और कई तरह की विसंगतियां आई, तो सरकार ने एक नियोजित शिक्षक का फॉर्मूला लाया, जिसको कभी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, और उसका भी जो वेतनमान, मैं इस राय से सबों के सहमत हूँ, मेरी अपनी भी दृढ़ राय है कि जो शिक्षक का समाज में रोल है, शिक्षक सचमुच मेधावी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, और शिक्षक को सर्वाधिक सम्मान और सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें कोई, आज तो नौकरशाह अब अपने वेतन तय करते हैं, नौकरशाह तो कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल नहीं होता है, पूरा वेतनमान मिलता है, नियत समय पर उन्हें प्रोन्नति मिलती है। आज हम नियोजित शिक्षक या जो भी शिक्षक प्रतिनिधि बैठे हैं, एक बात उन्हें अवश्य कहनी चाहिए थी, संपूर्ण बिहार में राजेश जी, शिक्षकों को कभी समय पर वेतन नहीं मिलता है। जो नियोजन निकाय के अधीन है, 6-6 महीने उन्हें वेतन के लिए बार होना पड़ा, जो भी वेतन मिल रहा है। और अब जो नई नियमावली आई है, हमें उम्मीद करते हैं कि जब राज्यकर्मी का वो दर्जा देने जा रही है सरकार, हाँ, राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है, तो वो सारे शिक्षकों को कोषागार से सीधे वेतन जाएगा वीडियो के यहाँ या एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ, और हैं नियमित हर तारीख को जैसे सचिवालय कर्मियों को मिलता है वैसे वेतन मिला करेगा। एक अच्छे दिन आए हैं। अब रही बात जो नई नियमावली आई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, अब 7वां चरण विनीत जी भूल जाइए, 7वां चरण की बात, जो नियोजित, जो टीटी पास 2 लाख परीक्षार्थी अभी नियुक्ति की बात जो हो रहे थे, तो इस 7वां चरण तो भूल जाइए। इस नियमावली में लिखा है कि अब कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, सीधे मतलब जो भी प्रक्रिया थी सब रोक दी गई, और विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, विभाग के अधिकारियों को शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। अभी जो एक आकलन हो रहा है कि शिक्षक सभा 2 लाख बहाल होंगे। जिस दिन ये कैबिनेट आया उस दिन तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि 2.25 लाख शिक्षक के नए अवसर मिले हैं और 3 लाख शिक्षक बहाल होंगे। मुख्यमंत्री ने 2 लाख, मुझे भी लगता है कि 2 लाख से अधिक शिक्षक बहाल होंगे। शिक्षकों की तो आज जितनी कमी है विद्यालयों में, अरुण जी कल कहा कि 5 लाख से बहुत ज्यादा, मुख्यमंत्री ने 2 लाख से बहुत ज्यादा, 2 लाख से बहुत ज्यादा कितना होता है? आप 3 लाख भी कहते, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ आपको 2.5 लाख ही मान लीजिए, बीच की बात। तेजस्वी ने 2.25 लाख नए शिक्षक और 3 लाख, मैं मानता हूँ 2.5 लाख शिक्षक बहाल होंगे। अब 2 लाख शिक्षक जो टीटी उत्तीर्ण है, यदि इन सब को बिना बीपीएससी की परीक्षा लिए भी कर दिया जाए तो भी पद खाली रह जाएंगे 50,000। अब एक बात जो अभी आई है, मैं ये कहता हूं कि योग्य शिक्षक के लिए बीपीएससी की बहाली होगी, जिसके कारण लोग बहुत सराहना कर रहे हैं कि बीपीएससी से बहाली होगी तो योग्य शिक्षक आएंगे। ये कोई, बेशक यदि प्रतियोगिता परीक्षा, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा भी हो रही है, वो भी पूरी तरह प्रतियोगिता परीक्षा ही है। लेकिन एक बात जान लीजिए राजेश जी, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, इस पे बहस करनी चाहिए। अब देखिए, योग्य शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं, वो तो एक अलग सिस्टम का। कॉलेज में आज खासकर शिक्षक नेता राजनीति करते हैं, कहाँ जाते हैं पढ़ाने? ये तो के पाठक के जमाना था, आपको याद होगा, अटेंडेंस बहुत इंश्योर, ये बात एक अलग है। योग्य शिक्षक भी पढ़ावे, सर हम जाते हैं। हाँ, आप जाते हैं विनीत जी, हम आपके ही कॉलेज को इशारा कर रहे हैं, आपके यहाँ भी कई शिक्षक नेता है। मैं भी आपके विद्यालय का ही छात्र रहा हूँ। पीएन शर्मा जब पहली बार विभाग से कॉलेज बना, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं भी आपके ही कॉलेज का छात्र रहा हूँ। तब पढ़ाई होती थी और पहली बार विभाग से पीएन शर्मा शिक्षक नेता हुए तो वे क्लास लेते थे। अब तो नेताओं के लिए जो शिक्षक नेता हैं वो तो ही समझते हैं क्लास लेना। अब ये मैं अब अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात इसमें जो बात कही अभी हमारे राजेश जी, जो अभी जदयू के प्रतिनिधि ने कहा, मुख्यमंत्री ने उत्पन्न परिस्थिति में एक भरोसा दिलाया है कि नियोजित शिक्षक की नौकरी निश्चित है। अब देखिए इसमें कहाँ पेच है और नियोजित शिक्षक विरोध क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, 2006 से अब तक जितनी बहालियां हुई हैं, अब नियोजित शिक्षक को अध्यापक बनने के लिए बीपीएससी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। अभी तो उनको वेतन मानकर आप कह रहे हैं कि बहुत लेविश वेतन देंगे। भाई, हेडमास्टर जो 40,000 बहाल हो रहे हैं वो 34,500 के वेतन पर बहाल हो रहे हैं। क्या शिक्षकों को, अध्यापक को उससे ज्यादा वेतन मिलेगा? मैं सवाल कर रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से हेडमास्टर से कम वेतन मिलेगा। अब रही बात, 1 मिनट सुन लीजिए, नियोजित शिक्षकों को 3 बार अवसर मिलना है और 10 साल की छूट मिलेगी। यही है नियोजित शिक्षक को इस सरकार ने राहत दी है कि आपको 3 बार परीक्षा का बैठने का बीपीएससी में अवसर मिलेगा और आप 10 साल को छूट होगी। आज आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए सामान्य अभ्यर्थियों को 6 बार मिलता है अवसर, और जो शिक्षक 12-15 साल से काम कर रहे हैं
उनको 3 बार देंगे, आप फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? मतलब आप जो आपकी चिंता ये थी, अभी जो बोल रहे थे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उन्हें हैरानी होती है, आज भी नियोजित शिक्षक हैं, वेतन मानने वाले 34,500 शिक्षक जो फुल वेतन वाले नियमित शिक्षक हैं, वो आज भी तो तीन तरह के शिक्षक कार्यरत हैं। मेरी राय ये है कि जो मेरी ये राय है कि नियोजित शिक्षक हैं उनको अब कोई बीपीएससी की परीक्षा लिए बगैर उनको बिल्कुल नियमित कर देना चाहिए। बिल्कुल टीईटी पास परीक्षा है, इसलिए अब शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है। जैसे अस्पताल में रोगी आने के बाद थोड़े सी डॉक्टर बहाल होंगे, स्कूल में आज भी शिक्षकों की भारी कमी है और आपने हर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया, हाई स्कूल इंटर बना दिया, शिक्षक बहाल ही नहीं किया। जो आज शिक्षक की पात्रता मतलब ऑल दे आर ऑल 10 टीचर्स दोज हु हैव पास टीईटी एग्जामिनेशन, ऐसे लोगों को तत्काल आप। Why are you not a करोड़पति? आप करोड़पति क्यों नहीं हो यार? बच्चा करोड़पति बन रहा है। यंग किड्स आर मेकिंग करोड़ प्लस, दे आर इन 20s। शिक्षकों की कमी दूर कीजिए और अब इसके बाद जो होगा तो बात सही है कि हर कोई शिक्षक बनने के लिए उसको शिक्षक का प्रशिक्षण अनिवार्य है, उसको टीईटी पास होना अनिवार्य है और आप परीक्षा लेते रहिए, जिंदगी भर कोई परीक्षा ही देते रहेगा, बेरोजगारी वक्त तो लाचारी है। ठीक है अरुण जी, तो आप कितनी बार परीक्षा लेंगे? लेकिन अब ये मैं मानता हूं कि इस दर्द मर्म को समझते हुए नियोजित शिक्षकों के लिए बीच का एक रास्ता निकालना। पहले मनीष, फिर राहुल जी के पास आता हूं। पहले मनीष, आपको क्या कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं राहुल जी के पास आऊंगा, फिर बाकी लोगों के पास। मनीष, आज मुझे वाकई महसूस हुआ कि विनीत जी ने जो कहा कि अरुण जी के कहने के बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता, वो मेरे साथ भी अभी वही हुआ कि जो मैं बोलना चाह रहा था उसको अरुण जी ने रख दिया। देखिए दुर्भाग्य है, सत्ता में हम भी साझेदार रहे 15-14 साल तक। दुर्भाग्य है, आप जब देखिएगा जमीन पर जाकर सारे स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया, सारे राजेश जी सारे स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया, जो बात अभी कह रहे थे। और इतना बड़ा दुर्भाग्य, हम लोग भी कॉलेज गए हैं, कॉलेजों की शोभा जो होती थी ना वो बढ़ती थी। क्लास अगर तब भी हम लोग के जमाने में भी कॉलेज में क्लास होता था ना, तो जो इंटर के छात्र जाते थे ना वही रेगुलर क्लास करते थे कॉलेजों में, ग्रेजुएशन वाले और उसके बाद पीएचडी के लड़के रेगुलर क्लास नहीं करते। अगर इस कॉलेजों में अगर भीड़ लगती थी ना तो इंटर के स्टूडेंट से, इन्होंने क्या किया, हाई स्कूलों को इंटर की मान्यता दे दी। वहां पर मतलब आप देखेंगे तो एक तरह से कहते हैं ना, बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक बहुत गंदे शब्दों अरे मनीष जी, आज जो सवाल है 7 महीने पहले तक आप लोग क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे? अरे भैया वो तो सवाल जी, हर जगह आप भी पत्रकारिता मत कीजिए। मैंने तो कहा कि 14 वर्षों तक मैं भी साझेदार रहा हूँ। धीरज जी, पत्रकारिता तो मैं करूंगा ही। मैंने तो कहा कि 14 वर्षों तक मैं भी साझेदार रहा हूँ, मैं भी साझेदार रहा हूँ। मैंने तो आपके कहने से पहले कह दिया, लेकिन आप कल्पना कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे, आप जरा बोलिए तो सही। मैं यही कह रहा हूँ कि आप नियमावली के, हाँ तो आप बीच में डिस्टर्ब कर देंगे तो मैं तो अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने हर सिस्टम को अपग्रेड किया, आपने हर सिस्टम को अपग्रेड किया, स्कूल को, बिल्डिंग को अपग्रेड किया, लाइब्रेरी को अपग्रेड किया, टेबल डेस्क बेंच को अपग्रेड किया, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ तो टीचर नहीं हुआ, जो सबसे प्राइमरी था स्कूलों में। और अब जब नियमावली का बहाना बना या नियमावली जब सामने आया है, तो इसी नियमावली को 2006 में आप ही ने लागू किया था, बिहार की सरकार ने लागू की थी। देखिए मेरा ये कहना है कि अगर आप एक लड़का भी, एक सेशन भी अगर किसी लड़के का डिले होता है, बर्बाद होता है टीचरों की कमी के कारण, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, सबसे बड़ी बात है। और जब आप सातवें चरण की बात आप करते हैं, तो मेरा सीधा सीधी यही कहना है कि सरकार अच्छी व्यवस्था है। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि बीपीएससी से अच्छा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रोसेस को आप 4 वर्षों से लटका के रखे हुए हैं, आप ये बताइए उस प्रोसेस को तो आप पूरा कर दीजिए, उसके बाद जो करना है करते रहिए। राहुल जी ठीक है, हाँ जी राहुल जी जवाब दीजिए। हाँ जी, अभी अरुण सर बोल रहे थे और मुझे खुशी है कि बाकी सभी लोगों ने इस चीज को माना है। जो नियोजित शिक्षक हैं, जैसे इनका सफर 2006 से स्टार्ट हुआ, जब बिहार में हमारी सरकार बनी और उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी साझेदार थी, और जो व्यवस्था मिली थी उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो हमारी सरकार कर सकती थी, हम लोगों ने प्रयास चालू किया। और उसके बाद ये आज तक का सफर है। और इस सफर के दरमियान जहां एक बार नियोजित शिक्षकों को 3,000 का वेतन मिलता था, आज उनका वेतन लगभग 30 से 40,000 रुपए। और इस पूरे वेतन के कंपोनेंट में जो नियोजित शिक्षक हैं उनके वेतन के कंपोनेंट में मूल वेतन है,
महंगाई भत्ता है, HRA है, EPF है। इसके अलावा जब भी राज्य सरकार महंगाई भत्ते का बढ़ोतरी करती है, साथ में उनकी बढ़ोतरी भी होती है। और मुख्यमंत्री जी ने कल इन बातों को साफ किया है कि जो भी नियोजित शिक्षक हमारे हैं उनके वेतन में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, उनका वेतन यथावत बढ़ता रहेगा, वो अच्छे से पढ़ाते रहें और उनके साथ किसी भी तरीके का सौतेलापन नहीं आएगा। ये बात एकदम साफ कही गई है। तो दूसरा एक बात आ रहा था राज्य कर्मी की, धीरज जी बता रहे थे। तो देखिए इसमें मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर अरुण जी मेरी बात को अगर क्लियर कर पाए या मैं अगर ना बता पाऊं या कुछ गलत हो तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे वहां पे टोक दें। राज्य कर्मी जहां तक मुझे मालूम है राज्य सरकार नियुक्ति करती है तो उनको हम लोग राज्य कर्मी कहते हैं, लेकिन राज्य सरकार के अलग अलग अंग हैं। उसी तरह पंचायती राज व्यवस्था भी एक अंग है और नगर निकाय भी एक अंग है। तो चूंकि उनकी नियुक्ति पंचायती राज व्यवस्था से नगर निकायों से हुई है, इसलिए उनके बारे में ये एक शब्द से ज्यादा कुछ नहीं है। वो बिहार सरकार के पूर्ण रूप से कर्मी हैं, बिहार सरकार उनका पूरा ख्याल रखती है और बिहार सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो लोग हमारे साथ हैं। जी सर। राजेश जी, इसमें आपको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। देखिए, जब एक समान काम के लिए समान वेतन की बात हुई और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो सरकार ने स्पष्ट स्टैंड लिया कि नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी नहीं है, सरकारी कर्मी नहीं है। इसलिए उनको एक तो संसाधन इतना नहीं है कि हम उनको उस अनुरूप डिमांड पूरा कर सकते हैं, और राज्य कर्मी नहीं है। राज्य कर्मी नहीं है तभी तो आज राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात हो रही है। इस बात को स्पष्ट समझिए। तो कोर्ट में सरकार स्टैंड ली है कि वो नहीं है, लेकिन काम सब सरकारी लेती है। आज देखिए, आज से जातीय जनगणना शुरू होती, घर घर इन्हीं शिक्षकों को ये दायित्व मिला है। आप ये सारे शिक्षक आज से आंदोलनरत है और पूरे बिहार में लोगों ने ठानी है कि हम इस जातीय जो एक खासकर इस सरकार के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जातीय जनगणना, अब वो शिक्षक आज से आंदोलन की ठानी है, बहिष्कार करने की ठानी है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि देखिए, अब सरकार तो अभी परिस्थिति जन, मुख्यमंत्री तरह तरह का बयान देकर भरोसा देना होगा, दिलाना ही होगा। आखिर सरकार उनकी और ये चुनावी साल है। और एक बात और जो मैं कहना भूल गया था, अरुण सर, ये 10 लाख रोजगार के नौकरी में तो प्रक्रिया इसको मानेंगे? 10 लाख की नौकरी के जो वादा हुआ है, एक बात और है धीरज जी कि कोई भी चुनाव, अभी देखिए कौन कमीशन बहाल करेगा ये भी अभी स्पष्ट नहीं नियमावली से। वो बीपीएससी करेगा कि फिर कोई विद्यालय सेवा आयोग, जो आपको याद होगा कि इस आयोग को भंग कर दिया गया था और नीतीश जी ने खासकर शिक्षकों की, कॉलेज टीचर और शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भरपूर प्रयोग किया उन्होंने। कॉलेज शिक्षक में तो पहले ठीक है अरुण जी, अब थोड़ा एक बार शिक्षक नेता भी हैं, कर लीजिए राजेश जी, जानना जरूरी है सबों के लिए। बीपीएससी से बहाली होगी मिसनोवर है। अभी इस पूरे नियमावली में कहीं स्पष्ट नहीं है कि बीपीएससी बहाली होगी। सरकार तय करेगी कौन आयोग करेगा। भी कर सकती है, बीएससीबी भी कर सकती है, बीएसएससी भी कर सकती है। मुझे लगता है इस काम के लिए फिर विद्यालय सेवा आयोग बनाएगी सरकार। मुझे ये लग रहा है, यही अभी जो इम्प्रेशन है। अरे ये पूरी तरह से अटकाने, लटकाने और भटकाने का मामला है राजेश जी। पूरी तरीके से बिहार सरकार इस नियमावली के माध्यम से अटकाएगी, लटकाएगी और भटकाएगी। कम से कम 2 साल लगते हैं। इस साल 6 महीने या 5 महीने में इतनी बृहद पैमाने पर बहाली होने से रहा, राजेश भाई, पूरा होते होते नवंबर दिसंबर तक आचार संहिता लग जाएगी और इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव के पहले नियुक्ति होने से रही। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो, almabetter.com एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने मनपसंद प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं और वहां पे अपना प्रोग्राम खत्म करने के बाद आपको तो बिहार में शिक्षकों या देश में शिक्षकों का हाल कुछ भी कहने लायक नहीं है। अमेरिका जैसे सर्वशक्तिमान देश में जहां पे कि उसको बहुत गर्व है अपने शिक्षा व्यवस्था पे, वहां पे प्राइमरी स्कूल के टीचर को कोई भाई कह रहे थे सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि वही करियर को मोल्ड करता है, वही उस व्यक्तित्व को बनाता है। तो नीतीश कुमार जी की बात जो है, देखिए खुद से कैसे ये अपने आप में विरोधाभास है कि जो व्यक्ति 2006 में जिस प्रक्रिया के अनुसार टीचरों की बहाली हुई, अब वो कहता है कि नहीं, अब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब कि जो मेरा पहला जो प्रक्रिया था, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि वो ठीक नहीं था। और भी आप सुनते हो कि बहुत से फर्जी टीचर आ गए थे वहां पे फर्जी सर्टिफिकेट देके। तो क्या ये दोष इन अभ्यर्थियों का है या हमारा है? दोष तो सरकार का है ना कि जो वो फिल्टर नहीं कर पाई। पहली बात हो गई। केस भी तो चल रहा है, उनको पकड़े जा रहे हैं। नहीं, सभी पकड़े जाए तो 70,000 है, 70,000
शिक्षकों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है राजेश जी। यदि वो टेंटेड टीचर्स हैं, फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हो गए, तो सिस्टम ही आपका सिस्टम न करेगा, वो तो घूस आए। ठीक है विनीत जी, कंटिन्यू करिए विनीत जी। तो राजेश भाई, हाँ जी, आखिरी बात कहूंगा कि जो व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षकों को ह्यूमिलिएट करना चाहती है, उनको धूल धूसरित करना चाहती है, वहां से और वहां के मुखिया से आप ज्यादा अपेक्षा रखेंगे तो आप अपने आप में बेवकूफ बन रहे। ये देखिएगा, जैसे अरुण सर ने कहा, बाकी भाइयों ने कहा कि 24-25 चुनाव निकल जाने दीजिए, उसके बाद से कहानी फिर कुछ और होगी, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बार बार कहूंगा कुछ ठीक है। अमित जी और दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी सुन लिया सबने, क्या रास्ता है बीच का? अमित जी देखिए, बीच का रास्ता ये है कि जो 7वें चरण की लंबित बहाली है उसको अविलंब पूरा किया जाए, एक बात, बिना इस नियमावली के लागू किए हुए, क्योंकि वो बहाली 2019 से चली आ रही है, अभी उसको होल्ड करके रखा गया था। दूसरा, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हमारे कई सारे साथी विपक्षी दल के, सत्ता पक्ष दल के, माले के विधायक ने भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ मीटिंग की, वहां कहा। कांग्रेस के नेता है चंद्र प्रकाश जी, वो कह रहे हैं। जदयू के एमएलसी है, उन्होंने कहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं, उन्होंने ट्वीट किया। सबका कहना है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी बीपीएससी के एग्जामिनेशन के। तो ये दो चीजें अगर कर लेती हैं कि सभी नियोजित शिक्षकों को समायोजित कर लिया जाए इसमें, बिना किसी परीक्षा के, और दूसरा जो 7वें चरण की बहाली 2019 से लंबित है, उसे पुराने नियमावली पर ही लागू करते हुए उसको पूरा कर लिया जाए, तो ये आई थिंक ये नियमावली लागू हो जाएगी और आने वाले भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। ठीक है दिलीप जी, यही बीच का रास्ता। आप अगर सरकार के पास जाएंगे बातचीत के लिए दिलीप जी, तो क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी? देखिए, ये सच्चाई है कि वर्तमान समय में व्यवस्था है वो आईसीयू में है, और इस आईसीयू से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को निकालने के लिए कोई क्रांतिकारी फैसला लेना पड़ेगा, जिसका कि विरोध भी होगा। तो ये नियमावली जो आया है कि कोई आयोग के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, ये वो, तो इसको अगर सरकार सख्ती से लागू करे तो बहुत अच्छा फैसला होगा। लेकिन किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नियोजित शिक्षक है पहले से 4 लाख के करीब है, तो आप तेजस्वी यादव जी ने चुनाव में वादा भी किया था कि समान काम समान वेतन देंगे इन लोग को, तो आप बिना किसी परीक्षा के इन लोगों को समान काम समान वेतन लागू कर दीजिए। लेकिन उसके साथ ही आप बीपीएससी से लीजिए या किसी से लीजिए परीक्षा, जो उसमें पास करेंगे उनको आप स्कूल में पढ़ाने का मौका दीजिए, जो पास नहीं करेंगे उनको आप अदर कार्य में लगाइए, गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए, लेकिन उनका वेतन कम नहीं होना चाहिए, बराबर एक समान वेतन मिलना चाहिए सभी शिक्षकों को। और जो नई नियुक्ति की प्रक्रिया है, जो नई बहाली होनी है, उसमें आप जो एसटीईटी पास है पहले से, थोड़ा सा तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए, न्याय करना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि बाद में ये चीज होना चाहिए, बाद में सरकार ने गलती की है, 2006 से गलती की है, लेकिन कभी ना कभी इस गलती को सुधारना ही पड़ेगा। और जब भी इस गलती को सुधारा जाएगा तो हजारों ऐसे लोग होंगे जिनको कि इससे तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ से अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो इस नियमावली का तो हम स्वागत करते हैं, साथ ही सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सभी शिक्षकों के साथ आप एक समान व्यवहार कीजिए। आप नियोजित, अनियोजित और राज्यकर्मी इसमें अंतर मत कीजिए, सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, सभी को 100 सम्मान वेतन दीजिए, शिक्षकों को उचित सम्मान दीजिए। जब तक, मुझे वो दिन भी याद है जब 1500 में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, और एक शिक्षक का जो मंथली वेतन था वो एक राजमिस्त्री से भी कम हुआ करता था, एक राजमिस्त्री से भी कम वेतन था शिक्षकों का। तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है बिहार की, और इसको सुधारने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और इसमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए। अपना निजी स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षक नेता हो, छात्र नेता हो या कोई राजनेता हो, अपना निजी स्वार्थ नहीं देखना चाहिए इसमें। ठीक है, देखिए करीब 1 घंटा अब हम लोग डिबेट करते हुए हो गए हैं, 1000 लोग करीब देख रहे हैं इस वक्त हमारे डिबेट को। मनीष, मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट खाली चंद्र प्रकाश जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आता हूं। चंद्र प्रकाश जी, आप क्या बात करेंगे सरकार से सहयोगी दल होने के नाते कि नहीं ठीक है नियम आपका अच्छा है, लेकिन जो एसटीटी पास लड़के हैं, टीटी पास लड़के हैं, या जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उनके बारे में भी जरा सोचिए। नहीं, हम तो देखिए राजेश जी पहले भी बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि पहले के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। उनको आप इस तरह से, मतलब ठीक है, वो देखिए अब एक बार जब कोई नई नीति बन गई है तो उस नीति में आगे कैसे बदलाव होगा, इनको कैसे उसमें समायोजित किया जाएगा, ये तो हम लोग मांग करते ही रहते हैं कि अगर आज कोई नई नीति बनी है और उसके अंतर्गत
अगर हम लोगों को मान लो आगे बहाली होगी तो पीछे के जो लोग नियोजित हैं उनका समायोजन जरूरी है। वो आज हो, 6 महीने के बाद हो, साल भर के बाद हो, लेकिन ये नियोजित शिक्षकों को भटकने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। हम लोग सरकार से निश्चित बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो नई नीति बनी है इसका कोई कार्यान्वयन का रूप तो सामने आ जाए। लेकिन नियोजित शिक्षक को हम बार बार कह रहे हैं कि उनके साथ है और सरकार भी उनके साथ है, उनको उनके लिए रास्ता बनेगा और उनके समायोजन की भी बात होगी, निश्चित बात होगी। लेकिन अभी इसको बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजन करने के लिए लोग अब लगे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे अभी तो पब्लिक सर्विस कमीशन से बात ही हुई है कि नई बहाली आगे होगी, उससे होगी, उनको सरकारी दर्जा दिया जाएगा, उनको सरकारी कर्मियों की तरह वेतन अन्य सुविधा दिया जाएगा। तो एक बड़ी घोषणा सरकार ने की है और इन घोषणाओं को हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। और आने वाले समय में जो लोग नियोजित हैं पहले से शिक्षक, उनके भी सम्मान की रक्षा कैसे होगी, उनका समायोजन कैसे होगा, निश्चित रूप से इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है चंद्रप्रकाश जी। मनीष जी, आप जो बोलना चाह रहे हैं, मनीष पांडे, आप अपनी बात रखिएगा। और दूसरी बात, मेरा एक सवाल भी है। मेरी एक बात हो रही थी आरजेडी के नेता से, तो मैंने कहा कि देखिए बीजेपी ने ये सवाल खड़े किए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो क्या बोलेंगे, वो तो जब दिल्ली में होते हैं तो अग्निवीर की बात करते हैं, जब बिहार में होते हैं तो नियोजित शिक्षक की बात करते हैं। देखिए क्या है, जब कोई पुल, पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जाता है ना, तो उसके बगल में एक अप्रोच रोड बनाया जाता है ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है सत्ता पक्ष के लोगों को, तो इस उदाहरण से समझ ले कि आपने जो पुरानी व्यवस्था, डाइवर्सन, राइट डाइवर्सन, तो ये डाइवर्सन का मामला है पूरी तरीके से। और आपने, सरकार ने, कोई दूसरे ने नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं, सरकार ने अपने ही से जो नियम बनाया था उसको आप तुरंत एक अच्छी व्यवस्था खड़ा करने के लिए आप तुरंत क्या करेंगे, आवागमन को बाधित कर देंगे क्या, या कोई डाइवर्सन देंगे? तो दिलीप जी भी जो बात कह रहे हैं या मैं भी जो बात कर रहा हूं कि एक सरकार को डाइवर्सन देना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो लोग आज 4 साल से 7वें चरण की प्रतीक्षा में बैठे हैं, या जो 2006 से जो नियोजन की प्रक्रिया में कार्यरत है। आप उनके साथ एक अच्छा, अभी चंद्र प्रकाश जी क्या कह रहे थे? चंद्र प्रकाश जी कह रहे सरकार लगी हुई है, मतलब 8 महीने तक आपने अभी तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। 8 महीना हुआ तो आप नियमावली लाए और अब कह रहे कि 1 साल में हम कर देंगे। 1 साल मतलब कहा जा रहा है? देखिए बड़ा स्पष्ट है कि आप आज सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैंने शुरू में कहा कि यह नियमावली का मैं स्वागत करता हूं। जितना अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में हो, लेकिन इसको बर्बाद तो हम ही लोगों ने किया। किसने किया बर्बाद? और अब जब यह बर्बाद हो गया और सुधारने की बात आ रही है, तो लगभग 4 और 3 7 लाख परिवार, मतलब आप सोच लीजिए 7 लाख परिवार इससे सीधी कहीं ना कहीं वह प्रभावित होने जा रहा है एक राज्य में। ये कितना बड़ा हाहाकार है, आप समझ रहे हैं राजेश जी? और इसके लिए इस हाय को नीतीश जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, इतने लोगों का हाय लेकर नीतीश जी कहां जाएंगे? और इनकी मंशा साफ नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक डाइवर्जन जरूरी है इस मामले पर। आप बनाइए ना, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था कीजिए। Google, Flipkart, Zomato, Ola, and 800+ topmost software companies are where our students are working today, and we can help you get there as well. Whether you have zero coding experience or are already a coder, whether you are working, तो सरकार में थे, इतना नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा कम बोलना चाहिए। राजेश जी इनको चंद्र प्रकाश जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मनीष जी को धैर्य रखना चाहिए ना। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी नहीं लगा है आपको। एक मिनट सुन लीजिए, चंद्र प्रकाश जी को जवाब देने दीजिए। विरोध करना है राजेश जी जबकि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को आप जवाब दीजिएगा जिनकी बहाली आपके कार्यकाल में हुई है। सुन रहा हूं मैं, और पूरी मैं चंद्र प्रकाश जी को ही सुन रहा हूँ। राहुल, मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं उसी के लिए लड़ रहे हैं। जिन लोगों की बहाली हमारे काल में हुई है और सरकार की नीतियों के तहत हुई है, मैं उन्हीं के लिए लड़ रहा रहूंगा। उस समय मैं उन्हीं के लिए लड़ रहा रहूंगा। जिनकी बहाली हमारे काल में हुई है,
पैरोकारी करने के लिए जिन अभ्यर्थियों को हमने वादा किया था, नियोजित जिन अभ्यर्थियों को हमने वादा किया था कि उनका नियोजन करवाएंगे, क्या बात कर हम रहे उन हैं? अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं, हम उन अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों के लिए हमने वादा किया था। आपने इतने आरोप लगाए, नीतीश कुमार के साथ अब राहुल जी को 17 बरस तक जवाब सत्ता चलाए। नीतीश कुमार को आप नीतीश कुमार पर अंगुली उठाना आपके लिए मुनासिब नहीं है। चलिए, अरे प्रकाश जी शांत हो ना, हम तो अरे हमारा क्या बात करिएगा? अरे तो इसके बावजूद भी तो आप कह रहे हैं, करने के लिए मत बैठिए। अरे राजनीति तो आप कर रहे थे ना, राजनीति राहुल जी आप कर रहे थे। राजनीति तो हम हम करते हैं, सरकार में गठबंधन में अन्याय हो रहा है, हम इसके लिए लड़ेंगे। 15,000 रुपए इस बात का काम नहीं कर सकते हैं, हम तो बोल रहे हैं। राहुल जी, हमको डर नहीं मनीष है। जी और चंद्रप्रकाश जी, ये टीवी डिबेट नहीं है, डिजिटल डिबेट है। हम लोग कर चुके हैं, बड़ा गंभीर चर्चा हुई, बहुत लोगों ने इसको देखा है। अब अंत में इसको क्यों खराब कर रहे हैं? राहुल जी 1 मिनट में आप जवाब दीजिए मनीष जी की बातों का, उसके बाद धीरज जी से हम अंतिम टिप्पणी लेकर ही कार्यक्रम खत्म करेंगे। राहुल जी। राजेश जी, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई। नई शिक्षा नीति में उन लोगों ने बहुत अलग अलग तरह का प्रावधान किया। साथ ही उन्होंने जो अपने स्तर से शिक्षकों का वेतन तय किया है 15,000 रुपए से 25,000 रुपए। अब बिहार सरकार में इनके खुद मंत्री थे, उन्होंने वित्त मंत्री तारकिशोर जी ने इस बात को प्रधानमंत्री के पास भी भेजा था कि भाई हम लोग शिक्षकों को 40,000 रुपए दे रहे हैं, आपने 15,000 का रखा है। जो बीच में जो गैप फंडिंग है, जो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का, वो हम लोग को उसमें और मदद कीजिए। लेकिन इनकी सरकार ने 15,000 से 25,000 ही रखा, लेकिन बिहार सरकार आज भी अपने संसाधन से 40,000 रुपए दे रही है। बिहार सरकार का नीतीश कुमार की मंशा साफ है, उन्होंने हमेशा इस चीज को अरे भाई यहाँ वेतन की बात नहीं है, यहाँ पर सिस्टम की बात है, यहाँ नियोजन में गड़बड़ी की बात है, यहाँ वेतन की बात ही नहीं है। यहाँ जो नियोजन का तरीका है, सवाल उस पर उठ रहे हैं कि आपने नियोजन की जो नियमावली लाई थी वो सही थी या अभी वाली सही है? विषय वेतन पे क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं आप राहुल जी? भाई यहाँ तो नियमावली सही है या गलत है, उस पर बात आ रही है। फिर आप आगे वेतन पे आ गए, या नियमावली की प्रक्रिया पे बात हो रही है ना। हो चुकी, चलिए कल फिर जुड़ेंगे। धीरज जी, आखिरी कमेंट आपका भी चर्चा में खत्म करूंगा। धीरज जी, अब हम आपसे ये पूछते हैं, धीरज जी के पहले एक सवाल खाली, ये औचित्य लगता है क्या कि जॉब सीकर 2 लाख शिक्षक जो अभी टीटी पास हैं और 10 साल 12 साल से जो कार्यरत हैं 3.5 लाख 4 लाख शिक्षक, उनकी एक साथ परीक्षा हो और तब वो अध्यापक बने, ये लॉजिक लगता है क्या? अव्यवहारिक है। ये देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप इसको उन शिक्षकों की जगह रखें, आप सुधार कीजिए ना। योग्य शिक्षक बहाल करना है तो योग्य शिक्षक बहाली का कौन विरोध करेगा? एक योग्य छात्र बनाने के लिए योग्य शिक्षक चाहिए। आप इस शिक्षक पात्रता परीक्षा बिल्कुल प्रतियोगिता परीक्षा है, इसको कोई गया और सर्टिफिकेट, भाई परीक्षा में कहीं कदाचार हो रहा है और कोई गड़बड़ी है तो आपके सिस्टम का फेलियर है। लेकिन मैं इस परिकल्पना और थिंकिंग का विरोधी हूँ कि जो 3.5-4 लाख कार्यरत शिक्षक हैं 12-15 साल से, और जो जॉब सीकर टीचर हैं, उनके एक साथ परीक्षा होगी राजेश जी। ठीक है अरुण जी, अध्यापक बनने के लिए ये कौन सा लॉजिक है? धीरज जी, मेरा ये सवाल है धीरज जी आपसे कि पूरी चर्चा हम लोगों ने जो 1 घंटे की, 1 घंटा 3 मिनट हो चुका है, क्या निकला इसका कंक्लूजन? क्या होगा क्या अब इसमें? मुझे तो लग रहा है कि जो विनीत जी ने कहा था कि क्या सरकार वाकई में टालना चाहती है, बहाली का मूड नहीं है सरकार का? नहीं, सरकार टालना चाहती है अभी, जो कि देखिए मुझे लगता है कि वो 10 लाख सरकारी नौकरी का जो दबाव है उसको लेकर के सरकार इसमें आगे बढ़ी है। और मैं अरुण सर के बात से सहमत हूँ बिल्कुल कि ये जो पात्रता परीक्षा होता है ना, वो भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा से कम नहीं होता, उसमें भी सारे चीज होते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और इन लोगों की जो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी है, उनसे और सरकार के इनके बीच का जो बातचीत है वो बातचीत हो, और उसके बाद इस बात जो समस्या है उसका हल निकले। उम्मीद करते हैं कि निकल जाना चाहिए इसका। लेकिन जो अरुण सर अंतिम में बोला है वो उससे मैं बिल्कुल तरह से सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक है धीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी लोगों का भी बहुत शुक्रिया, राहुल जी आपका, मनीष पांडे आपका, दिलीप जी, अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अरुण पांडे